अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ शिवांगी एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशंस बता रही हूँ और आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। चलिए, तो अब मैं आज आपको पढ़ाऊँगी 5th चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी, जिसके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर्स कर चुके हैं। कल हमने किया था हीट चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, किस प्रकार से हीट को ट्रांसफ़र किया जाता है, किस प्रकार से हीट का कंडक्शन होता है डिफरेंट मटेरियल्स में। वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और डिफरेंट यूजेस देखे थे। और किस प्रकार से जो सन की रेडिएशंस हैं उनसे हम कैसे हीट को ट्रैप करते हैं, कैसे एक वाटर मॉलिक्यूल से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स में कैसे हीट का ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन प्रोसेस को हमने देखा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हैं। देखो, साइंस में ज़्यादातर साइंस एनसीईआरटी वो सारे टॉपिक्स को कवर करती है जो हमारे डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि फाइबर टू फैब्रिक्स दे इट इज़ अ सॉरी it is very important फॉर आवर डेली यूसेज। जो फाइबर्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्लॉथ्स हम यूज़ करते हैं, मटेरियल्स, फैब्रिक का जो अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं हम अलग अलग चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इसलिए हम ये जितने भी चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, ये सब किसको कनेक्ट करेंगे, आपके रियल लाइफ सिचुएशंस को। जैसे कल हमने हीट पढ़ा था, तो आपने हीट में भी वही सब पढ़ा जो हमारे साथ नॉर्मली होता है, जो हमें पता है पहले से, बस हमने उसको क्या बस हमने उसको क्या किया, एक साइंटिफिक वे में उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अंडरस्टैंड किया और समझा। तो अब वैसे ही हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, ये हम एसिड्स का यूज़ करते हैं, हम सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं, हम बेसिस का यूज़ करते हैं। हमारा किचन एक तरीके की लेबोरेटरी है जहाँ आपको ये सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हम इनका बहुत आसानी से यूज़ करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट, है ना। जैसे सॉल्ट तो सब जानते हैं ना, सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड टेस्ट टू एनी काइंड ऑफ फूड, है ना, सिर्फ सॉल्टी फूड के लिए, ना कि स्वीट के लिए। ओके, और उसके बाद एसिड्स, हम लेमन खाते हैं जिसमें कौन सा एसिड होता है, हमने पढ़ा था सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, विटामिन सी। और हम टोमेटो, जिसमें कौन सा एसिड होता है, जिसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। और कौन सा, गुआवा, it is also rich in vitamin C। आंवला, it is also rich in vitamin C। तो हम अलग अलग प्रकार के एसिड्स को भी कंज्यूम करते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है। फिर बेसिस में क्या आ जाता है, हम टूथपेस्ट करते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं, तो ये बेस का काम करती हैं। तो हमारी बॉडी को एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हम हमारे और भी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट हमारी जो डेली नीड्स होती है। जैसे कि हम कपड़े धोने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ बेस, है ना। और अगर आपको चींटी काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो आंट बाइट है उसमें कौन सा एसिड होता है, और फिर हम कौन सा बेस उसमें अप्लाई करते हैं,
हैं, तो बताइए कौन सा एसिड होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। और अगर हम उस पर सोडियम कार्बोनेट को अगर हम उसको रब कर लेंगे उस प्लेस पे, तो क्या होगा, हमें जो भी जलन इचिंग होती है उससे वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। अब हम आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या आगे बताया गया है कि आपको कैसे समझना है और एडवांस लेवल पे। चलिए शुरू करते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do they have the same taste? Let us recall the taste of some edible substance listed in the table 5.1. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result. अब देखो यहाँ पे 5.1 टेबल दी हुई है, यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनके जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। सबको पता है कि लेमन जूस तो सबने ही पिया होगा। कैसा टेस्ट होता है लेमन जूस का? खट्टा मीठा टेस्ट होता है ना। ऑरेंज जूस का कैसा टेस्ट होता है? खट्टा खट्टा टेस्ट होता है, मीठा मीठा, मतलब स्वीट एंड सॉ टेस्ट होता है। अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर का कैसा टेस्ट होता है? बताइए, आपने कभी विनेगर खाया होगा तो उसमें एक अजीब सा थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट आता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्ड, कर्ड तो सबने ही खाया होगा और ये समर्स हैं तो सब कंज्यूम करते हैं कर्ड को। तो कर्ड का कैसा टेस्ट होता है? खट्टा टेस्ट होता है। उसमें कौन सी एसिड होती है? लैक्टिक एसिड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद टर्मरिन, टर्मरिन इमली, जिसको बोलने से ही मुंह में पानी आ जाता है, उसमें कौन सी एसिड होती है? टार्टरिक एसिड होती है, ठीक है। शुगर, शुगर कैसा टेस्ट होता है? शुगर का स्वीट टेस्ट होता है। देन कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट का कैसा टेस्ट होगा? सॉल्टी होगा ना, नमकीन। देन आंवला, आंवला का कैसा टेस्ट होता है? एकदम खट्टा टेस्ट होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिएगा, बस एक पिंच ऑफ सॉल्ट को आप अपनी जीभ पर रख के देखिएगा, उसका कैसा टेस्ट आएगा? कड़वा कड़वा टेस्ट आएगा, ठीक है। ग्रेप्स, ऑब्वियसली इनका कैसा टेस्ट होता है? खट्टा टेस्ट होता है। और अनराइप मैंगो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है मार्केट में, तो कैसा टेस्ट होता है उसका? एकदम खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। कभी कभी तो इतना खट्टा होता है कि हम खा भी नहीं पाते हैं। ओके, तो ये टेबल देख ली अब हमने। अब हम आगे देखते हैं कि एसिड बेसिस क्या होते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जो चीज़ें खट्टी हैं टेस्ट में, क्या क्या था खट्टा? लेमन जूस खट्टा होता है, टोमेटो जूस खट्टा होता है, और जो भी खट्टे फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि लेमन जूस, टोमेटो, विनेगर, इन सब का टेस्ट कैसा आता है? थोड़ा थोड़ा खट्टा टेस्ट आता है। तो आप इन सबको हम कौन सी कैटेगरी में रख देते हैं? एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस इज एसिडिक। जो ये प्रोडक्ट्स हैं, लेमन जूस है, इसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे विच मीन्स सॉर। द एसिड इन दीज सब्सटेंसेस आर द नेचुरल एसिड। जो वर्ड एसिड है उसका मतलब ही क्या होता है? सॉर मतलब होता है, ठीक है, खट्टा होता है। तो और जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं, कर्ड, लेमन जूस, विनेगर, ये सारी चीज़ें कैसे हैं? इनके अंदर नेचुरल एसिड्स हैं, जो कि क्या होते हैं? नेचुरल एसिड्स ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं और हम उनको आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल एसिड्स की बात करें, जैसे कि हमारा जो रूम क्लीनर होता है, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजूरियस होते हैं अगर हम उन्हें
केयरफुली इस्तेमाल ना करें तो। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा, डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर। अब बेकिंग सोडा के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये भी खट्टा होता है टेस्ट में? इफ़ नॉट, वॉट इज़ इट्स टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो बेकिंग सोडा है उसका टेस्ट कैसा होता है, थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। तो कड़वा टेस्ट है तो ये एसिड नहीं है, तो ये क्या होगा, इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब अ सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। और अगर आप कभी भी बेकिंग सोडा को अपने हाथ में थोड़ा सा रब करके देखेंगे तो वो आपको कैसा आएगा, कैसा फील करेंगे आप उसको रब करते हुए, सोपी, मतलब थोड़ा सा आपको साबुन जैसा फील होगा। तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। अब हमने एसिड को देखा था कि एसिड को हम कैसे पहचानेंगे, वो मटेरियल्स जो कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। और जो बेसिस हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, वो मटेरियल्स जो कैसे होते हैं टेस्ट में, थोड़े से कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जिनको टच करने पर हमें कैसा फील होता है, सोपी फील होता है। दैट आर नोन एज व्हाट, बेसिस। देन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और उन सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है, केमिकल नेचर, हम उसको बोलते हैं दे आर बेसिक इन कैरेक्टर। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अगर हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते तो हमें उसका नेचर कैसे पता चलेगा। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। और इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक substance. Turmeric, litmus, China rose petals, etc. are some of the naturally occurring indicators. अब देखो, अब हमने पहले ये तो क्लासीफाई कर लिया टेस्ट के बेसिस पे कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि हम उनको टेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस होते हैं। तो हम उन्हें कैसे टेस्ट करें कि ये फिर हम उन्हें कैसे टेस्ट करें कि ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं कैरेक्टर में। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं अलग अलग टाइप के, हम उनका यूज़ करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर पता करने के लिए। जैसे कि हम टर्मरिक, हल्दी का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके शर्ट पे दाग लग जाता है हल्दी का और अगर आप उसके ऊपर सोप अप्लाई कर देते हैं तो वो कौन सी कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो ये जो इंडिकेटर्स, तो ये हमें क्या बताएगा कि ये जो सोप है वो कैसा है कैरेक्टर में, बेसिक है कैरेक्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं फॉर नोइंग द कैरेक्टर या फिर नेचर ऑफ द सब्सटेंस, इट इज़ एसिडिक और बेसिक। लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। आप अपने लैबोरेटरी में जब जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे लिटमस पेपर्स रखे रहते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। मेनली कॉमनली जो लैबोरेटरीज़ हैं वहाँ लिटमस पेपर का यूज़ किया जाता है फॉर नोइंग द कैरेक्टर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस और द अदर सब्सटेंसेस, उनके केमिकल नेचर को हम पता करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये टेबल है, इसमें दिया गया है जो एसिटिक एसिड है वो काय में पाई जाती है, विनेगर में पाई जाती है। अब डिफरेंट टाइप्स की एसिड होती हैं, हमने देखा था टार्टरिक एसिड होती है, ऑक्सैलिक एसिड होती है, मैलिक एसिड होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस में कौन कौन सी एसिड पाई जाती हैं ये देखो यहाँ पे। एसिडिक एसिड हमें काय से मिलती है, विनेगर से मिलती है। फॉर्मिक एसिड हमें काय से मिलती है, आंट के स्टिंग। अगर आपको आंट या फिर मधुमक्खी कभी काट लेती है तो वो किस एसिड को बाइट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, फॉर्मिक एसिड को, इसलिए हमें क्या होती है, जलन होती है। देन सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स, इनमें पाए जाते हैं। देन लैक्टिक एसिड ये काय में पाई जाती है, दही में, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो लैक्टोबैक्टीरिया है वो उसकी मदद से जो मिल्क है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड इट इज़
इट इज़ फाउंड इन स्पाइनच। जो पालक होती है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है और ऑक्सैलिक एसिड हमारे टोमेटो में भी रहती है। देन एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी, ये काय में होती है। जितने भी खट्टे फ्रूट्स रहते हैं ना उनमें होती है हमारी एस्कॉर्बिक एसिड, और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होती है। देन टार्टरिक एसिड, ये काय में होती है, इमली में होती है, अंगूर में होती है। और जो हमारा मैंगो होता है ना, कच्चा मैंगो, उसमें भी कौन सी एसिड होती है, टार्टरिक एसिड होती है। ऑल एसिड मेंशन अबव ऑकर्स इन नेचर, और ये जितने भी एसिड्स हैं ये हमको कहाँ मिलते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये दूसरे जो बेसिस हैं वो काय से मिलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको काय से मिलता है, लाइम वाटर से मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमको काय से मिलता है, काय में मिलता है जो विंडो क्लीनर्स होते हैं ना उसमें काय का इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। जो सोप होती है उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जो हमारे डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। दैन नेचुरल इंडिकेटर्स, अब देखो हम पहले इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे ना कि जो एसिड और बेसिस हैं अब हमें उनको इंडिकेट करके बताना है। अब आप वॉशिंग सोडा को आप टेस्ट तो नहीं कर सकते ना, अगर आपको उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी जानना है तो यू कैन नॉट टेस्ट अ washing soda, right? So that is why we are using some indicators to indicate that the material is acidic in character or the basic in character. So some natural indicators are litmus paper, okay, a natural dye, ये एक natural dye है litmus paper, most commonly use किया जाता है ये काय में लेबोरेटरीज में, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिचन्स से। ये देखो लिचन एक फंगल प्लांट होता है, उससे हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इट हैज़ ए मॉवे पर्पल कलर, इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। इन डिस्टिल्ड वाटर व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, ये क्या करता है, आप जब इसको किसी भी डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे ये लिचन के प्लांट को, तो ये कौन सा कलर छोड़ देगा, उसमें पर्पल कलर को छोड़ देगा। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडिड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। जब आप लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, और अगर आप उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर दैट कि अगर आप लिटमस पेपर को काय में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, लाल कलर का, और अगर आप उसको बेस में डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का। तो इट मीन्स एसिड टर्न्स लिटमस पेपर इनटू रेड एंड बेसिक टर्न्स लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। ओके, जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और जो स्ट्रिप्स होती हैं वो आपको लेबोरेटरी में ब्लू और रेड लिटमस पेपर के रूप में आपको मिलेंगी। अब देखो यहाँ जो एक एक्टिविटी है इसमें भी यही बताया गया है कि आप लेमन जूस लीजिए और फिर क्या करना है, आपको कुछ ड्रॉप्स आपको रेड लिटमस पेपर पर डालना है विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। देखो अगर आप रेड लिटमस पेपर पर क्या डालेंगे, लेमन जूस को डालेंगे तो वो कैसा टर्न हो जाएगा। देखो हमने ऊपर क्या देखा था, इट टर्न्स ब्लू अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप। वैन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, वो कैसा हो जाएगा, जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या यूज़ किया है, लिटमस पेपर का यूज़ किया है और लेमन जूस का। तो वो जो रेड लिटमस, वो जब आप उसको लिटमस पेपर पे लेमन जूस को डालेंगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक, सॉफ्ट सॉल्यूशंस, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, आप इन सब से क्या बना सकते हैं, इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन द डिस्टिल वाटर। आप इनका सॉल्यूशन बनाइए और फिर लिटमस पेपर डाल के आप देख सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है कैरेक्टर में और कौन सा बेसिक है कैरेक्टर में। देयर आर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। अब
आपको क्या कोई ऐसे भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस भी होते होंगे जिसमें लिटमस पेपर, जो रेड लिटमस पेपर है वो कभी चेंज नहीं होता होगा, ऐसा कोई सब्सटेंस। देखो जब आप ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जब आप रेड लिटमस पेपर पर बेस को डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसे सब्सटेंसेस है कि आप उसको लिटमस पेपर के ऊपर आप उनको डालें तो वो कोई भी चेंज ना कर सकें। लेट्स सी द सॉल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। ये जो सब्सटेंस होते हैं ना तो एसिडिक होते हैं कैरेक्टर में और ना ही कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं कैरेक्टर में। टर्मरिक इज द अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक मैंने आपको पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था कि जो हल्दी होती है वो एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया था कि आप जब आपके कपड़ों पे सब्जी गिर जाती है तो आप मदर क्या करती हैं, उसको साबुन से नहीं धोती, क्योंकि अगर वो साबुन से धोएंगी तो क्या हो जाएगा, वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसलिए उसको वो साबुन से नहीं धोती, डिफरेंट दूसरे मटेरियल्स का यूज़ करती हैं, नींबू का यूज़ करती हैं, केरोसिन का यूज़ करती हैं उसको क्लीन करने के लिए, ना कि डिटर्जेंट या फिर सोप का यूज़ करती हैं। मेक टर्मरिक पेपर विद डिपॉजिटिंग अ टर्मरिक पेस्ट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। कट द थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर obtained, ड्रॉप आउट द सोप सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द टर्मरिक पेपर। अब क्या करो, एक टर्मरिक का आप पेपर बना लो और उसके ऊपर आप एक छोटी सी ड्रॉप डालो, किसका, सोप का, तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या इंडिकेट करेगा, काय का प्रेजेंस इंडिकेट करेगा, बेस का प्रेजेंस इंडिकेट करेगा। देखो जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो अलग अलग कलर देंगे जब आप उनको एसिड बेस में क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर जो लिटमस पेपर है वो एसिड में रेड चेंज हो रहा था तो टर्मरिक में भी ऐसा ही होगा, नहीं। जो आप अलग अलग इंडिकेटर्स का यूज़ करोगे तो जो कलर है आपको मिलेगा एसिड बेस सॉल्यूशन का वो भी अलग ही मिलेगा, ठीक है। Then you prepare a card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on the sheet of the plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with the soap solution with the help of cotton bud. You will get beautiful greeting card. अगर आप क्या करेंगे कि एक कार्ड बनाइए आपके मदर के लिए, उसके ऊपर आप हल्दी लगा दीजिए और फिर उसको ड्राई कर दीजिए और फिर आप उसमें सोप्स को घोलकर सोप सॉल्यूशन से फ्लावर बनाएंगे तो क्या होगा, जो फ्लावर अपने आप ही उसमें कौन सा कलर आ जाएगा, रेड कलर उकेर के आ जाएगा। तो ये क्या शो करेगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें काय का प्रेजेंस है, बेस का प्रेजेंस है, ठीक है। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 5.3। अब देखो इधर पे एसिड, इंडिकेटर और बेस अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया गया है। कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर एंड add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of indicator of each to each of the solution. अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने किया कि गुड़हल का जो चाइना रोज़ का जो फूल होता है उसका आप पैटर्न लीजिए और उसको गर्म पानी में 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और जब तक उसका कलर ना निकल जाए, फिर उस कलर्ड वाटर को आप यूज़ करो एक इंडिकेटर की तरह। अब आप उसको अलग अलग चीज़ों में डाल दो, शैम्पू में, लेमन जूस में, सोडा में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, विनेगर में, तो आपको अलग अलग कलर मिलेंगे। देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। जो चाइना रोज है, जो गुड़हल का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनको कैसा टर्न कर देगा, पिंक टर्न कर देगा, और जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं उनको कैसा टर्न कर देगा, ग्रीन। मतलब कि अगर आप
चाइना रोज़ का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर आप लेमन जूस डालेंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो कौन से कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा या फिर मैग्नेटा कलर का हो जाएगा। वहीं आप अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसमें डाल देंगे तो वो कैसे कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, ग्रीन कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स देखे कि अलग अलग इंडिकेटर्स का हम यूज़ करते हैं अलग अलग जो भी मटेरियल्स हैं उनका क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि वो कैसे हैं, एसिडिक हैं कैरेक्टर में या फिर बेसिक है कैरेक्टर में। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये हम हमेशा से बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं कि जो एसिड रेन होती है क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं पहली बारिश में भीगने के लिए। क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो पहली बारिश होती है उसमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर वो ज़मीन पर आते हैं बारिश के साथ, तो जो अगर हमारी बॉडी पे पड़ेंगे तो क्या होंगे, वो हार्मफुल होंगे। हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? और आपने सुना होगा कि जो ताजमहल है उसकी शाइन धीरे धीरे कम हो रही है, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। क्योंकि जब बारिश होती है तो उसके साथ जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, नाइट्रेट के केमिकल्स, सोडियम के केमिकल्स जो हैं जो ऊपर एयर में है वो उसके साथ डिज़ोल्व होके आते हैं और वो जब मार्बल पे आते हैं तो उसकी धीरे धीरे शाइन क्या हो रही है, कम होती जा रही है, वो पेल पड़ता जा रहा है। कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स कॉल्ड एसिड रेन, वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर रिलीज्ड into the air as a pollutants dissolve in the raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals. अब देखो हमने देखा कि जो एसिड रेन है वो काय की वजह से होती है, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हवा में छोड़ दिए जाते हैं फैक्ट्रीज़ के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, वो पानी में डिज़ोल्व होके वापस आ जाती हैं और इसकी वजह से बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पॉन्ड्स और प्लांट्स, एनिमल्स, इनको क्या होता है, खतरा होता है। सो वी शुड ट्राई नॉट टू produce so much chemicals so that we can stop acid rain as well as global warming and we can save our ecosystem. Then great care should be taken while handling laboratory acids and bases because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin. देखो अब ये जो एसिड बेस की हमने अभी ऊपर बात कर रहे थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, ये सब कैसे थे, सब मतलब कि लेस हार्मफुल और बहुत ही माइल्ड एंड मॉडरेट मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनको हम ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी केमिकल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोरोसिव, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, मतलब अगर आप उन्हें केयरफुली नहीं यूज़ करोगे, अगर आप उन्हें अपने हाथ से उठा लोगे तो हो सकता है जो बॉटल है वो बर्स्ट हो जाए, हो सकता है वो केमिकल आपके हाथ पे गिर जाए और आपका हाथ जल जाए या फिर आपके हाथ में इरिटेशन होने लगे। सो हमें बहुत ही सावधानी के द्वारा जो लेबोरेटरी के केमिकल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो हमने ये देख लिया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स एसिडिक होते हैं कैरेक्टर में, कुछ ऑब्जेक्ट बेसिक होते हैं कैरेक्टर में और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो ना कि एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। अब हमें देखना है न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है उसे हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ द इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। अब हमने एक नया इंडिकेटर लिया है, फिनोफ्थलीन बॉल्स को ली हैं। आपने देखा होगा कपूर या फिर जो हमारा वो होता है जो फिनोफ्थलीन की बॉल्स आती हैं मार्केट में, आपने उनको देखा होगा। अभी मुझे उनका हिंदी नहीं आ रहा है कि उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो आप उन बॉल्स का भी यूज़
यूज़ कर सकते हैं क्या करने के लिए, एसिड बेस को इंडिकेट करने के लिए। चलो देखते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास। अब ये जो प्रोसेस है ये टीचर के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट करी जा रही है क्लास में। फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नोट डाउन इट्स कलर। आपको क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर आपको क्या करना है, उसका कलर नोट कर लेना है। वो कैसी होती है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की होती है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा कैसी है, कंसनट्रेटेड है, तो थोड़ी येलोइश कलर की भी हो सकती है, थोड़ी सी पेल येलो कलर की, अदरवाइज इट इज़ ट्रांसपेरेंट वाइट कलर। देन नाउ नोट डाउन द कलर ऑफ phenolphthalein solution, add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of the acid? अब हमें क्या करना है, उसमें जो फिनोफ्थलीन है उसको डाल देना है, उसके 2-3 ड्रॉप्स। तो आप कैसा कलर आ जाएगा देखते हैं। एड द एसिडिक सॉल्यूशन ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर, स्टिर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंज इन द कलर of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. अगर आप एसिड को डालेंगे फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में तो जो उसका कलर होगा वो कैसा होगा, चेंज नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर आप उसमें बेस डालेंगे तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ एड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। What do you observe? The solution can again becomes colorless। जो अगर आप उसमें फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे तो वो जो सॉल्यूशन है क्या फिर से कलरलेस हो जाएगा। अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इज देयर एनी चेंज इन द कलर? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन द कलर। देखो अब आपने क्या किया, फिर से उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया और फिर से उसमें क्या डाल दिया आपने, फिर से आपने उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो जो हमारा सॉल्यूशन था जो कलरलेस हो गया था वो फिर से कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर। आपका जब सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक होता है, तो जो फिनोफ्थलीन है वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। लेकिन अगर आपका जो सॉल्यूशन है कैसा है, एसिडिक है, तो जो फिनोफ्थलीन है वो कैसा कलर देगा, कलरलेस हो जाएगा, वो कोई भी कलर नहीं देगा। तो आगे आपको समझ में कि फिनोफ्थलीन बॉल्स का हम यूज़ करके भी एसिड बेस को इंडिकेट कर सकते हैं। बेस में वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, और एसिड में वो कोई भी कलर नहीं देता। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद द बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब एसिडिक सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हैं बेसिक सॉल्यूशन से तो जो दोनों ही सॉल्यूशन है वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन अ suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are the destroyed। जब आप एसिड सॉल्यूशन को और बेसिक सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर अमाउंट में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, दोनों का ही जो एसिडिक और बेसिक नेचर है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और वो दोनों कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। और देखो आपने कभी देखा होगा कि अगर आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या होती है, थोड़ी सी हीट इवॉल्व होती है। ठीक है। जो हीट इवॉल्व होती है वो क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है उस पूरे रिएक्शन को। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और जो इवॉल्व हीट है वो क्या करती है, जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके टेम्परेचर को भी क्या करेगी, बढ़ा देगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द न्यू सब्सटेंस इज formed. This is called salt, which salt may be acidic, basic or neutral in nature. Thus neutralization can be defined as follows. The reaction between the acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process are
विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब आप एक एसिड को और एक बेस को जब आप एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या फॉर्म होंगे, सॉल्ट्स फॉर्म होंगे। और वो कैसे होते हैं सॉल्ट, वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों ही नेचर के होते हैं। तो जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और जो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। द फॉलोइंग रिएक्शंस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, एक सॉल्ट बन जाएगा NaCl, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाएंगे। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और द कूल। अगर आप लाइम वाटर के साथ किसको मिला देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को मिला देंगे, तो जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हॉट रहेगा या कूल रहेगा। देखो जब भी कोई भी दो मिक्सचर्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमेशा उनमें से क्या इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमें क्या करना है, एसिड और बेस को मिक्स करना है और जो सॉल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को फॉर्म कर लेना है। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे काम आती है हम ये देखते हैं। देखो न्यूट्रलाइजेशन में सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आप कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, किसी दिन आपके यहाँ बहुत अच्छा खाना बन गया और आपने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया, एक पूड़ी ज़्यादा खा लिया आपने, तो क्या होता है, आपको एसिडिटी होने लगती है। आपको एसिड मतलब आपको थोड़ा सा गले में, पेट में जलन जैसी महसूस होने लगती है। तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो एसिड का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसकी वजह से आप क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। इनो पीने से क्या होता है, वो जो रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और आपकी बॉडी को क्या मिलता है, रिलैक्स मिलता है। वैसे ही हम रोज़ टूथपेस्ट क्यों करते हैं, क्यों हमें ब्रश करने की ज़रूरत होती है 2 टाइम्स अ डे, किस लिए, ताकि हमारी जो माउथ है उधर पे कुछ एसिड्स का प्रोडक्शन हो जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, हमारी बॉडी का, हमारे माउथ का पीएच नॉर्मल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिस का यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट टू न्यूट्रलाइज आर माउथ। ठीक है, तो वैसे ही अब देखो इधर पे दिया है इंडाइजेशन। आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। हैव यू लर्नड इन द चैप्टर 2। देखो चैप्टर 2 में जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा स्टमक है वो कुछ एसिड्स को सीक्रेट करता है ताकि जो डाइजेशन है वो इजी हो सके। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाना खा लेंगे या आप बिल्कुल खाना नहीं खाएंगे तो वो जो एसिड का लेवल है वो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और आपको कैसी फीलिंग आने लगेगी, एसिडिटी की फीलिंग आने लगेगी। इसलिए फिर हम किसका यूज़ करते हैं, समटाइम्स इंजेशन इज़ पेनफुल, टू रिलीव इंजेशन बी टेक एंटासिड सच एस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस इंडाइजेशन को हम रिलीव करने के लिए, ये जो हमको एसिडिटी होती है उसको हमें कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि कैसा है, एंटा एसिड है, जो कि एक बेस है, उसको हम यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। दैन द स्टिंग ऑफ द आंट। पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपको चींटी काट लेती है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा है, आप उसको थोड़ा सा रब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ का जो सरफेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको जो पेन है उससे रिलीफ मिलेगा। आप कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। दैन सॉइल ट्रीटमेंट। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो सॉइल है वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनती है, ठीक है, जो उसमें कुछ केमिकल
केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो आप कभी कभी क्या होता है, जब आप ओवर यूज़ कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो जो आपकी सॉइल है वो कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है नेचर में। इसलिए फिर हम अलग प्रकार के मैन्योर्स और ऑर्गेनिक मैटर को हम यूज़ करते हैं टू न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो हम अलग अलग प्रकार के मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, लीव्स ऑफ द ट्रीज़ और फिर उनका मैन्योर बना के हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर फैक्ट्री वेस्ट। अब देखो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं पहले वो अपने वेस्ट को क्या करती हैं, वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले वो उसको ट्रीट करती हैं, ताकि उसमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, हार्मफुल वायरस हैं या हार्मफुल मटेरियल्स, एसिड्स हैं या बेसिस हैं, तो वो क्या हो जाएं, वो न्यूट्रलाइज हो जाएं। क्योंकि अगर हार्मफुल एसिड्स को हम सीधा डायरेक्ट रिवर में छोड़ देंगे तो वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ की जो मैराइन लाइफ है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होगी और उनके जनजीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज़ को निर्देश दे के रखे हैं, पहले से ही गाइडलाइन दे के रखी है कि आप अपना जो वेस्ट है, प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट वाटर है, आप उसको पहले ट्रीट करेंगे अपने ही प्लांट में या फिर कहीं पे भी आप पहले उसको ट्रीट करेंगे, आप उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, देन आप उसको सीवेजेस में छोड़ेंगे। क्योंकि अगर आप बिना ट्रीट करे हुए फैक्ट्री वेस्ट को छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, एज वेल एज प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए भी। इसलिए सारी जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं, पहले वो खुद का अपना ट्रीट करती हैं उस वेस्ट को और फिर उसके बाद उसको आगे की प्रोसेस के लिए छोड़ती हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।